कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर। आप वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और इसके साथ-साथ जो मौजूदा करंट अफेयर है, उस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और इनका तज्ज़िया जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैंने गुज़ारिश की थी और वो तशरीफ़ लाए हैं। जावेद इकबाल साहब, सारी पिक्चर आपके सामने है। क्या ऑब्जर्वेशन आपको अब लग रही है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि बस कुछ ही घंटों में जंग थम जाए और ये भी हो सकता है कि कुछ ही घंटों में जंग बहुत बड़ी हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ही दावा कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं 5 अप्रैल तक, कभी कह रहे हैं 10 अप्रैल तक, कभी कह रहे हैं 48 घंटे, कभी कह रहे हैं 10 दिन। ये कौन सी फड़फड़ाहट है? ये हवा में कब तक बात होगी? जावेद इकबाल साहब। अब जैसे अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है आज की तारीख में? नेतन्याहू तो ये चाहता है कि ये किसी तरह जंग चलती रहे और कहीं ना कहीं वो अपनी जनता को ये मैसेज देता रहे कि मैं ईरान को तबाह कर रहा हूं। उसकी तो ये मंशा दिखाई देती है फिलहाल। लेकिन जो अमेरिकन हैं उनके सामने क्या ऑप्शन है? जो उनका रिजीम चेंज का ख्वाब था वो तो चकनाचूर हो गया। वो तो उल्टे उन्होंने इस्लामी रिजीम को इतना मजबूत कर दिया कि आने वाले कई दहाइयों तक अब ये बड़ी मजबूती से वहां पे कायम रहेगा। अब इनके तो ये आप सामने बहुत बड़ी ऑप्शन ये। बात कह रहे हैं जावेद जी। इकबाल साहब, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मैं समझ रहा हूं कि शायद ये फर्स्ट टाइम इस तरह की बात आप कह रहे हैं और इसे बहुत लोग देख रहे हैं कि पहली बार ये जुमला सुनने को मिला है कि जिस रिजीम के बारे में कहा जा रहा है कि वो खत्म हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को कौम से खिताब करते हुए। तो आप ये पहली बार, मैं समझता हूं, ये आपका रिएक्शन आया है कि वो रिजीम और स्ट्रांग हुई है। तो मैं जी जी था देखिए आपसे वो रिजीम मैंने जितनी भी पिक्चर्स ईरान के अंदर से देखी हैं, आप ये अंदाजा लगाइए कि सारी ईरानी अवाम आज सड़कों पे है। उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके मर्द, वो सारे सड़कों पे है। और ना वो अमेरिकी और इजरायली एयर अटैक से घबरा रहे हैं, ना वो किसी भी तरह से इनके हमलों से घबरा रहे हैं। जबकि इसके बरक्स इजराइल की सारी जनता वो शेल्टर्स के अंदर है, जमीन दो शेल्टर्स के अंदर मौजूद है। आप इससे फर्क देखिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था अरागची साहब की, वो अवाम के बीच में थे और वो कह रहे थे कि मैं जब अपनी अवाम के बीच में आता हूँ तो जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा ईमान ताजा हो जाता है, मुझे हौसला और जज्बा मिलता है, मैं इसीलिए आप लोगों के बीच आता हूँ। आप देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर पब्लिक में अपनी अवाम के बीच घूम रहा है। आप देखिए बेखौफ कितना हो गए हैं वो लोग। ये मैं एक आपके डिस्कशन में ये बतलाता था। देखिए मैंने कई बार आपसे ये बोला है कि जब हम ये देखते हैं कि दो कौमों के या दो नेशंस के बीच लड़ाई चल रही है, तो हम फौज पे आने से पहले जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दोनों देशों की, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरह का डिसीजन लेते हैं, पहले हम ये देखते हैं। क्योंकि जंग जो है वो पॉलिटिकल लीडर के जहन में चलती है, वही वो सारे फैसले लेता है। और मैंने आपके चैनल पे ये बोला था कि एक तरफ है खामनाई साहब, उनका एक कैरेक्टर है, उनके ऊपर कभी उनके दौरान किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगा। वो अपनी जात से परे होके इस्लामी इनकलाब की और अपने कौम की खिदमत में लगे हुए थे। और अपने आखिरी पल पे भी वो इंसान बिल्कुल बेखौफ और मतलब उसमें किसी तरह से डर जो था दूर दूर तक नहीं था। और उसकी लीडरशिप की यही छाप आज पूरी ईरानी अवाम के अंदर देखने को मिल रही है। उनकी शहादत ने पूरी ईरानी कौम को एक तरह से इंस्पायर कर दिया है। तो ये तो ईरान की सिचुएशन है। अब हम आते हैं, आपका सवाल था कि देखिए अब ट्रंप के या अमेरिका के सामने क्या ऑप्शन है, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए मेरी समझ से उनके पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि उन्हें डील करनी चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए ईरान के साथ। ये उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से निगोशिएशंस के दौरान इनके साथ धोखे खाए थे,
वो अब दोबारा ऐसी गलती करने को नजर नहीं आते और उन्होंने अब जो नेगोशिएशन के लिए अपनी शर्तें रखी हैं वो इतनी बढ़ा दी है कि वो अमेरिका फिलहाल उन्हें कंसीड करने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता। दूसरा, वो नेगोशिएशन के साथ साथ ईरान को धमकी देने की कोशिश करते हैं कि हम एस्केलेट करेंगे। अब वो एस्केलेट कैसे करेंगे? देखिए, एस्केलेट करने के लिए दो तरीके हैं उनके पास। या तो जो उनकी एयर फोर्स है या उनकी मिसाइल्स हैं उनका सहारा लेते हुए वो ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे, या उनके जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उन्हें, या जो बाकी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है सिविलियन, उसे निशाना बनाए और ईरान को ये कंपेल करें कि तुम नेगोशिएशन पे हमारे साथ आओ। ईरान के पास उसका तोड़ है। ईरान ने बोला हुआ है कि अगर तुमने हमारे इन ठिकानों को निशाना बनाया तो जहां तुम्हारी बेसेस हैं इन सारे गल्फ कंट्रीज के अंदर, और जितनी तुम्हारी कंपनियां हैं जो तुम्हें असिस्ट करती हैं इस जंग लड़ने में, वो सब हमारे निशाने पे हैं और हम उन सबको नेस्त नाबूद कर देंगे। और वो ये काम करके भी दिखा रहे हैं। एक ऑप्शन अमेरिका के पास है कि वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस ईरान के अंदर उतारे, लेकिन आज अमेरिका की वो ताकत नहीं है, ना ही उनके पास इतनी फौज है कि वो ईरान जैसे बड़े मुल्क को काबू करने के लिए वहां पे ये फौजें उतार सके। दूसरा, ईरान ने 5 हफ्तों के अंदर ये साबित कर दिया है कि जिस तरह से उनके पास हथियारों के जखीरे हैं, जिस तरह से उनकी मिसाइल और ड्रोन काम कर रहे हैं, और जो अमेरिकन सिस्टम अभी तक था, जीपीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, वो सारे के सारे इनकी मिसाइलें और ड्रोन रोकने में नाकाम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ईरान ने अमेरिकन एयरफोर्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उनके फाइटर जेट्स गिराने शुरू कर दिए हैं, तो ये किसी भी तरह से अमेरिका के लिए मुमकिन अब नजर नहीं आता कि वो किसी बड़े लेवल पे ईरान के अंदर अपनी ग्राउंड फोर्सेस उतार सके। और जब वो बड़े लेवल पे नहीं उतार सकते, ये जो 50-60 हजार फौज उन्होंने जमा की है, वो जो उसे उतारने का सोच रहे हैं कि खर्ग आइलैंड पे या इधर उधर, मेरी नजर में अगर वो ऐसा करेंगे तो ये उनके लिए खुद बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और ईरान ने इस सब की पहले से ही तैयारी करके रखी है। और मेरा अपना ऐसे मशवरा उन्हें रहेगा कि उन्हें ये कदम उनके लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। तो मेरी नजर में आज के टाइम पे अगर अमेरिका के नजरिए से देखा जाए तो किसी ना किसी तरह से ईरान के साथ डील करके जितनी जल्दी हो सके ईरान के साथ सीज फायर पे पहुंचा जाए, क्योंकि जितनी देर होगी उतनी ही बड़ी कीमत अमेरिका को फिर इस निगोशिएशन की और सीज फायर की चुकानी पड़ेगी। जी मुमताज भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो शर्तें जावेद साहब रखी ईरान ने, जनरल साहब, वो शर्तें तो बहुत ही इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मसलन मिडिल ईस्ट से अपने बेसेस हटा लो। उन्होंने कहा कि हमें मुआवजा चाहिए जितना आपने नुकसान किया है। फिर ईरान और अमेरिका के बीच में जंग नहीं रुकेगी, बल्कि इसराइल को जो गाजा, यमन और लेबनान है, यहाँ पे भी रोकना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि सारी पाबंदियां आप हटाइए जो हम पे लगाए हुए हैं। हाँ, तो इसके अलावा और उन्होंने कहा स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो है वो कानूनी हमें वो दीजिए, मान्यता दीजिए। तो ये सारे जो है, मतलब ये ऐसे, और ईरान कह रहा है इसके नीचे बात नहीं होगी, हम रुकेंगे नहीं। और सुनिए क्या कहा कि इंटरनेशनल फोर्स इसमें शामिल हो। यानी उन्होंने कहा है कि चीन और रूस के बगैर तो बातचीत अब मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है? ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं साहब बस रुकने वाली है और नहीं तो हम ये कर देंगे। आज तो उन्होंने गाली से ट्वीट पे बात की है। जिस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने, वो मैं बोल भी नहीं सकता। तो ऐसे में क्या ये क्या करेंगे? ये जो बार भाई जी जितनी इनको जितने बड़े हमले करने थे वो कर चुके। अब आखिरी ऑप्शन है जो लोग कह रहे साहब, ये न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से मार सकते हैं।
क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है, ये खेल है? ये क्या 48 है क्या? ये कौन सा दौर है? और ये किस तरीके की बात कर सकते हैं जावेद साहब? जबकि चीन ने भी इनको वार्न कर दिया है, अमेरिका को, रूस ने भी किया है और नॉर्थ कोरिया ने भी किया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये हमला कर दे न्यूक्लियर से, या और क्या ऑप्शन बचा? बूट्स ऑन ग्राउंड तो कैसे करेंगे ये? 10 लाख की फौज तैयार खड़ी है, बाकी कितने लोगों ने अभी वहां पे रजिस्ट्रेशन कराया ईरान में, उसकी तो तादाद ही नहीं है। और ये 5-10 हजार में बूट्स ऑन ग्राउंड कर देंगे। क्या ये सिवाय मजाक से ज्यादा कुछ है? क्या आप तो जनरल रहे हैं, आपने देखा है इसको, थोड़ा से मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लेन करें कि मतलब ये कितना बड़ा मजाक है। देखिए मुमताज भाई, आपने बड़ी सही बात कही कि देखिए 10 लाख फौज तो उनकी पूरी तरह से मोबिलाइज्ड है, और उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर यूएई की तरफ से ग्राउंड फोर्सेस आई तो हम अपनी ग्राउंड फोर्सेस यूएई के अंदर भेज देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। और दूसरे ये भी बात बड़ी मुनासिब है, सही है कि देखिए 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्टर करवा लिया है, अपने आप को वॉलेंटियर कर दिया है ईरान की फौजों में शामिल होने के लिए। तो उनके पास आज लड़ने वालों की कमी नहीं है। आज सारी ईरानी कौम एक तरह से खड़ी हो गई है अपने इस इस्लामिक रिजीम के साथ। देखिए, मैं अगर ट्रंप की जगह रह के सोचूं तो आज जो अमेरिका में जिस तरह के उन्होंने अपॉइंटमेंट्स दिए हैं, आप देखिए विटकॉफ और कुशनर, जेड कुशनर, ये उनके मेन एडवाइजर हैं। अच्छा, ये कोई सीजन्ड डिप्लोमेट्स नहीं है, ये एक कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और इनके रिलेटिव्स हैं। अब ऐसे लोगों से जब आप निगोशिएशन करवाते हैं, तो जो ईरानी लीडरशिप है उनका ये कहना था कि ये दोनों आदमी बड़े बेवकूफ किस्म के हैं, इन्हें एक्चुअली कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल चीजें जो निगोशिएट हो रही हैं उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अच्छा, जो दूसरे उनके जैसे उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, पीट हेग्सेट है, उसने अपने चीफ ऑफ स्टाफ और आधी आर्मी के जो 4-6 जनरल हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया है। उसके अलावा जितने सीजन डिप्लोमेट जो अमेरिका के स्टेट में थे, जो इन्हें ट्रंप को सही एडवाइस कर सकते थे, उन सब से कोई बातचीत पूछी नहीं जा रही है। तो वहां पे एक तरह से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है अमेरिका के अंदर। लोगों का ये कहना है कि ट्रम्प साहब जब सो के उठते हैं, वो एक कोई उनको ख्वाब में आता है तो वो अजीब सा बयान देते थे, कोई कोहेरेंट स्ट्रेटेजी नहीं है कि आज जो ये सिचुएशन पर्शियन गल्फ के अंदर चल रही है, जो सोच के हमने अमेरिका या इजराइल के कहने पे जो हमने हमला किया था, जो हमने सोचा था कि रिजीम चेंज हो जाएगा, वो दाव हमारा उल्टा पड़ गया। तो इससे हम कैसे अपने आप को संभालें या इससे कैसे निकाल के लाएं, इससे निपटने के लिए जो ट्रंप या उनकी टीम है, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और वहां पे एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिखाई देती है, जिसका नतीजा ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये जो ट्वीट चल रही हैं, ये जो इस तरह की बातें चल रही हैं, उससे हमें नजर आता है कि कभी 48 घंटे में ये कर दूंगा, कभी 10 दिन की मोहलत दे दी, कभी 5 दिन की मोहलत दे दी। और ये बात ये है कि जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक चेयर पे है, ट्रम्प साहब निगोशिएट कर रहे हैं, खुद से ही निगोशिएट कर रहे हैं। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि हमसे ट्रम्प की कोई बात नहीं हो रही है, ये ट्रम्प ये अपने आप ये से ही ये जनरल नेगोशिएट साहब, कर रहे हैं। जी। ये जनरल साहब, ये एक कार्टून नुमा जो है वो छपा हुआ था, और उसमें ये बैठे थे और सामने कुर्सी खाली थी, ईरान लिखा हुआ था उस पे। हाँ, तो हाँ, इतना हाँ। काफी था इशारा जो है। तो ये इतना बड़ा मजाक इनके लिए। नहीं, ये बात कही थी आरागची साहब ने 2 हफ्ते पहले भी ये बात कही थी कि हमसे कोई बात नहीं हो रही है, और लगता है ट्रम्प साहब खुद से ही निगोशिएट कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। देखिए, निगोशिएशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, और मेरे ख्याल से जो 2 अहम कंट्री इसमें अमेरिका की मदद कर सकते हैं निगोशिएशन के अंदर, वो रशिया और चाइना है। ये 2 कंट्री ऐसे हैं कि इनके अपने स्टेक हैं, और इस जंग से, ये जो जंग चल रही है, जहां ईरान इस जंग के अंदर एक डोमिनेंट पावर बन के उभरा है,
इस पर्शियन गल्फ के अंदर, इस रीजन के अंदर। इसके साथ-साथ इस जंग का बहुत बड़ा फ़ायदा रूस को भी हुआ है। देखिए, रूस के ऊपर से बहुत सारी पाबंदियाँ हट गई हैं और उनका तेल अब 5 गुना दामों में बिक रहा है, जितना इससे पहले बिकता था। इसके इसके साथ-साथ उनकी अपनी पोज़ीशन बहुत मज़बूत हो गई है। वो बहुत सारे हथियार जो अमेरिका यूक्रेन के फ्रंट पे भेज रहा था, जहाँ पे रूसी फ़ौजें उसका सामना कर रही थीं, वो सारे पर्शियन गल्फ की तरफ आ गए हैं। वहाँ से रशिया को काफ़ी रिलीफ मिला हुआ है और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा चीन को है। देखिए, इस जंग से चीन की जो एनर्जी सप्लाई थी, उसपे कोई किसी तरह की रुकावट नहीं आई है और इसके अलावा जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है टारगेटिंग के लिए, वो ज़्यादातर चीनी टेक्नोलॉजी है और जो उनका बेदू कॉन्स्टलेशन है, जो उनकी सैटेलाइट सिस्टम है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। जो देखिए, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का ईरान जो है 2 तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। एक तो चाइना ने जो अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की इमेजरी उन्हें प्रोवाइड की है, उससे ईरान जो है इस पूरे रीजन का बैटलफील्ड देख पा रहा है कि उनके जो दुश्मन हैं अमेरिकन, इज़राइली या गल्फ कंट्रीज़ की बेसेस, वो किस तरह से कहाँ पे क्या एक्शन ले रहे हैं, ये सब ईरान जो है वो लाइव देख सकता है बिकॉज़ ऑफ अमेरिकन चाइनीज़ सैटेलाइट। और इसके अलावा जो दूसरा ईरान को फायदा है कि देखिए, उन सैटेलाइट्स की मदद से ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन सही जगह टारगेट करने में बड़ी मदद मिल रही है। तो ये चीनी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर भारी साबित हुई है। और अगर अमेरिका यहाँ ईरान के सामने फेल हो जाता है, तो ईस्ट चाइना सी के अंदर जहां वो ताइवान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर अपनी फौजें इकट्ठी करके चाइना को प्रेशर करने की कोशिश कर रहा था, वो प्रेशर अपने आप खत्म हो जाएगा। वो चाइना का प्रेशर यहाँ ईरान खुद ब खुद खत्म कर देगा। तो चीन के भी एक तरह से ईरान का जीतना चीन के हक में है। चीन ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, बिना जंग लड़े चीन जीत जाएगा। तो मेरी समझ से अगर अमेरिका में कोई भी सेंसिबल डिसीजन मेकर इस वक्त बैठे या ट्रंप का एडवाइजर बैठे, तो उन्हें रूस और चीन की सर्विसेज लेके ईरान के साथ किसी न किसी तरह से निगोशिएशन शुरू करके, ये ईरान की डिमांड्स है। ईरान ने ये कंडीशन उनके सामने रखी है, लेकिन उनकी पहली कंडीशन ये है कि हम कंप्रहेंसिव और परमानेंट पीस चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हर 6 महीने में उठ के आप हमारे ऊपर बमबारी शुरू कर दें, और हम उसके लिए इंटरनेशनल गारंटीज चाहते हैं और कंप्रहेंसिव पीस इस पूरे खित्ते के अंदर हो, ताकि ये जो जंग का सिलसिला है इसे बंद किया जाए। उनकी पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि देखिए, आप जो है यहाँ से जो आपकी बेसिस थी यहाँ पे, जिन्हें आप कहते थे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने आए हैं गल्फ कंट्रीज के लिए, वो सिक्योरिटी नहीं बल्कि उनके लिए वो एक लाइबिलिटी बन गई है। आपकी बेसिस की वजह से आज गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब उन्हें ये खुद सोचना अपनी सिक्योरिटी के बारे में कि अमेरिकन बेसिस यहाँ पे रख के उन्हें क्या मिला। तो वो भी उनकी जो डिमांड है मेरे हिसाब से मुझे लेजिटिमेट लगती है। और जो तीसरा इशू है कि भाई जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस पे हमारा कंट्रोल, देखिए किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ आज जो मिलिट्री पोजीशन बन गई है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को या अमेरिका को कहीं ना कहीं ईरान का वो रोल उस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मेरी नज़र में ये अमेरिका के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितनी जल्दी इस जंग से हो सके बाहर निकले, नेगोशिएट करके बाहर निकले, क्योंकि जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे हैं, ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है और जो अमेरिका की सबसे बड़ी पावर थी, उनकी एयर फ़ोर्स, वो उसको बड़े इफ़ेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं। अगर वो अमेरिकन एयर फोर्स को ईरानी एयर स्पेस में घुसने से रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो अमेरिका की पोजीशन और मजीद कमजोर हो जाएगी। फिर उसके पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं रहेगी।
और दूसरा क्या है कि जो अमेरिका की लॉजिस्टिक्स लाइन है, वो बड़ी लंबी है। अब वो उन्होंने जो सारी जंग वो कर रहे हैं, ज़्यादातर दिएगो गार्सिया से कर रहे हैं। दिएगो गार्सिया यहाँ से तकरीबन ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो जो उसे रिप्लेनिश कर रहे हैं, वो अपनी यूरोपियन या अमेरिकन बेसिस से वो मिसाइलें लाके या एम्यूनिशन लाके उसे रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो जो उनकी टेल है लॉजिस्टिक्स की, वो बड़ी लंबी है। जितनी ये जंग चलेगी, ईरान के लिए उसे लड़ना आसान रहेगा, क्योंकि ईरान ने अपनी सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज अपने पहाड़ों में नीचे सुरंगें बना के वहां पे रखी हुई है, इनके हमलों की इनकी पहुंच से बहुत दूर। और उसके साथ साथ चीन और रूस से ईरान के पास लगातार मदद पहुंच रही है। लेटेस्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ईरान से वो रूस से ईरान के अंदर पहुंच रहे हैं। और एक बड़ी खबर गर्दिश ये कर रही है कि तकरीबन 500 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया से ईरान के अंदर पहुंच चुकी हैं। बहुत सारे चैनल्स पे, अमेरिकन चैनल्स, कनेडियन चैनल्स, उन पे जो बड़े क्रेडिबल एंकर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनके चैनल्स पे ये खबर गर्दिश कर रही है। तो अगर ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि आज ईरान के पास ये सलाहियत आ चुकी है कि जब वो चाहे तो अमेरिकन मेनलैंड को टारगेट कर सकता है। यहीं इस इलाके में नहीं, बल्कि मेनलैंड अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए, मतलब कोई भी सेंसिबल जो अमेरिका का सदर होगा या उसके एडवाइजर होंगे, उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस खित्ते के स्टेक होल्डर्स और खास तौर से रूस और चीन से बात करके ईरान से निगोशिएट करें, सिंसियरली निगोशिएट करें, और जैसे भी हो सके एक सीज फायर की तरफ आगे। जी मुमताज।